अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हो तो aditi_JRF अड्डा के नेम से कर सकते हो। आप सभी लोगों के लिए 12 महीने की वैलिडिटी से आता है JRF अड्डा प्रीमियम बैच, राइट। किसी भी एक स्टूडेंट को जो भी तैयारी के लिए रिक्वायर्ड होता है वो सारी चीजें इसके अंदर है। ऑल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दी बैच आपको चाहिए है तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो। अभी भी अगर आप प्रीमियम बैच लेते हो तो आप लोगों को जून के साथ साथ दिसंबर के लिए भी जो सब लॉन्च होगा सब मिल जाएगा, लाइव भी, रिकॉर्डेड भी, नोट्स भी, टेस्ट सीरीज भी, और आप सभी लोगों के लिए जो बुक्स हैं वो भी आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी टेस्ट सीरीज के साथ। फॉर्मल फैलेसी एक एरर है जो कि किस में आता है, स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों का अराइज होता है, ठीक है। द आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ could have true premises but still have a false premise or false conclusion, कोई इशू नहीं होगा इसके अंदर। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ये आप लोगों की फॉर्मल फैलेसी है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में इशू आ रहा है। आपको याद रखना है कि इट इज डिफाइंड एज अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट दैट इज इनवैलिड। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो कि इनवैलिड होता है, उस टाइप की फैलेसी में कौन सी फैलेसी आई है, अगर मैं आप लोगों से एग्जाम में पूछूं तो वो फॉर्मल फैलेसी होती है। अब इनके टर्म्स के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को एक एक करके बताने वाली हूं। हम लोगों को किसी भी फॉर्मल फैलेसी के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। आपको मैं गारंटी देती हूं कि आप बस एक बार अच्छे से समझ लो, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको सच्ची बताती हूँ, राज की बात, मुझे पहले फॉर्मल फैलेसी से बहुत डर लगता था, है ना। मेरे तैयारी के समय पर मेरे को लगता था यार ये बड़ा अजीब सा टॉपिक होगा, जब तक पढ़ा नहीं था। बट जब एक बार पढ़ लिया तो मजा आ गया, है ना। तो बस एक बार पढ़ लिया तो मजा आ जाएगा। जैसे कि अब मैं देखो यहाँ पर आप लोगों को दो प्रेमाइस दे रही हूँ। ये प्रेमाइस नंबर 1 है मेरा, ओके। ये मेरा प्रेमाइस नंबर 2 है और देयरफॉर के बाद जो लिखा होता है वो कंक्लूजन होता है। तो ये मेरा कंक्लूजन है ना। इसलिए या देयरफॉर के बाद जो लिखा होता है बच्चे वो क्या है, आप लोगों का कंक्लूजन होता है। ऑब्वियस सी बात है मैम। आगे पढ़ो। ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, ये चीज लिखी है। ऑल ब्लैक डॉग्स आर मैमल्स, ये चीज लिखी है। देयरफॉर ऑल ब्लैक डॉग्स आर वार्म ब्लडेड। आपके पास में यहाँ पर एक सीक्वेंस में मैंने एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है। पीपीसी कल्चर फॉलो हो रहा है क्या मैम? बिल्कुल हो रहा है। बट इसमें पहचानेंगे कैसे कि क्या चीज कैसे होती है? तो आप लोगों को यहाँ पर टोटल 5 टर्मिनोलॉजीज हैं जो समझनी है। अगर ये निकालना आ गया तो फॉर्मल फैलेसी निकालना का बहुत आसान तरीका है जो अपने पास में होगा। कुछ रूल्स है, वो रूल्स फॉलो करने हैं। वो 5 टर्मिनोलॉजीज है: मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडिल टर्म, मेजर प्रेमाइस, माइनर प्रेमाइस। ये 5 चीजें हम लोगों को किसी भी एक पीपीसी आर्ग्यूमेंट में निकालना आना चाहिए, फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, एक होती है आपकी मेजर टर्म। मेजर टर्म जो होती है आप लोगों की, इसे हम हमारे इंडियन लॉजिक सिस्टम में भी पढ़ते हैं और इंडियन लॉजिक सिस्टम में भी इनके जो टर्म्स होते हैं वो मैं आप लोगों को यही बताऊंगी। किसी भी एक गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट के अंदर एक मेजर टर्म होता है, एक माइनर टर्म होता है और एक होता है मिडिल टर्म। ये टर्म है यानी कि एक शब्द होता है। मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म। सबसे पहले मैं बात करूंगी मिडिल टर्म की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मिडिल टर्म ही होता है। मिडिल टर्म जो होता है वो होता है आप लोगों का कॉमन टर्म। यानी मैंने अभी बताया था मीडिएटेड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, और मीडिएटेड का मतलब आपने बताया था मैम 2 प्रेमाइस होंगे और दोनों किसी ना किसी कॉमन चीज से कनेक्ट होंगे। देखो, ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, ऑल ब्लैक डॉग्स आर मैमल। यहां पर मैम अगर आप देखें तो ये जो मैमल है ये यहां पर भी लिखा है और यहां पर भी लिखा है। फर्स्ट प्रेमाइस में भी है, सेकेंड प्रेमाइस में भी है, यानी कॉमन है ना। मीडिएटेड वर्ड यही है इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने वाला। तो यही आप लोगों की क्या कहलाती है? मिडिल टर्म कहलाती है। हर बार आपको प्रीमाइसेस के अंदर जाके क्या ढूंढनी है? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या होती है? कॉमन टर्म होती है, या आप ये भी कह सकते हो कि ये आपकी कैंसलेशन टर्म होती है। कैंसलेशन बोले तो मैम कैंसलेशन इसलिए क्योंकि आप लोगों की मिडिल टर्म कभी भी आपके कंक्लूजन के अंदर, आपके इनफेरेंस के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। देखो, ब्लैक डॉग्स है, वार्म ब्लडेड है, पर मैमल्स नहीं है। आपके मिडिल टर्म को पहचानने के कई तरीके हैं, कई सारे, है ना, वो सारे ही बता रही हूँ। हिंदी में हम इसे हेतु बोलते हैं, या बेसिकली हिंदी इन द सेंस मेरा इंडियन लॉजिक सिस्टम में हम इनको हेतु बोलते हैं। इंडियन लॉजिक सिस्टम में आप जिसको हेतु बोलते हो वो मिडिल टर्म होती है आप लोगों की, ठीक है जी। दूसरा बात आ जाती है मेजर टर्म और माइनर टर्म की। अगर आप सभी लोगों को मेजर टर्म और माइनर टर्म पहचानना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा इनके कंक्लूजन के पास में, क्योंकि मिडिल टर्म और मेजर टर्म
डायरेक्टली कहां पे मिलेगा? कंक्लूजन के अंदर। देखो जब भी हम अंग्रेजी के अंदर कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो एक हमारे पास में होता है मैम सब्जेक्ट और एक मैम हमारे पास में होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है और प्रेडिकेट जिसके बारे में बात की जा रही है वो बात क्या है। जैसे कि ऑल ब्लैक डॉग्स आर वार्म ब्लडेड, किनके बारे में बात हो रही है, किनकी विशेषता बताई जा रही है? ब्लैक डॉग्स की, कि वो वार्म ब्लडेड होते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? ब्लैक डॉग्स। प्रेडिकेट क्या है? वार्म ब्लडेड। यानी कि बस इतना समझ गए तो बस आप ये भी समझ गए कि मेजर टर्म क्या, माइनर टर्म क्या। आपके कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होता है वो आप लोगों का मेजर टर्म होता है और जो आपके सब्जेक्ट होता है कंक्लूजन का वो आपका माइनर टर्म होता है। हमेशा इसको याद रखेंगे। जिन्होंने पहले पढ़ा है वो रिवाइज करेंगे कि मैं क्या बोल रही हूं। क्लियर है? चंगा है क्या जी? चंगा है तो आगे बढ़ जाएं। अब देखो सिनेरियो ऐसा है, आप लोगों को मेजर टर्म निकालना आ गया, माइनर टर्म निकालना आ गया। दो और टर्म्स जो मुझे आपको सिखानी थी वो क्या थी मैम? वो थी आपको बताना था कि मेजर प्रेमाइस कौन सा और माइनर प्रेमाइस कौन सा। मैम बहुत ही आसान सी बात है, दोनों में से जिस प्रेमाइस के पास में माइनर टर्म वो माइनर प्रेमाइस, दोनों में से जिस प्रेमाइस के पास में मेजर टर्म वो मेजर प्रेमाइस। आसान सी भाषा है मैम। अब आपका वार्म ब्लडेड क्या था? मेजर टर्म, यानी कि आपका ऊपर वाला प्रेमाइस मेजर प्रेमाइस, नीचे वाला माइनर प्रेमाइस। बोलो भैया, चंगा जी बताइए जी। मुझे बस ये बता दीजिए कि ये जो गिवन सेंटेंस आपको है या गिवन आप लोगों का जो पीपीसी आर्ग्यूमेंट है इसमें जल्दी से मुझे मिडिल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म, मेजर प्रेमाइस, माइनर प्रेमाइस सब प्रैक्टिस करके बता दो। मैम आपने बोला था कि जो आप लोगों की मिडिल टर्म होती है उसको ढूंढने के लिए किधर जाना होता है? मैम हमको कंक्लूजन में जाना होता है। नहीं जाना होता, कंक्लूजन में तो एब्सेंट होती है। समझ गए ना? कॉमन टर्म ढूंढिए मैम। कॉमन टर्म होनी चाहिए थी। कैट्स है ना, फेलिन्स है, डॉग्स है, केनाइन्स है। मैम इसके अंदर तो कुछ कॉमन ही नहीं है, इसके अंदर तो कुछ कॉमन ही नहीं है। अरे समझ में आया क्या? जब ऐसा घपला हो जाए कि कॉमन टर्म ही नहीं है, अभी आपने बोला था कि ये होना चाहिए था मीडिएटेड मतलब मैम इनके बीच में कोई जुड़ाव होना चाहिए, कॉमन टर्म होना चाहिए था और होना चाहिए था डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। मैम डिडक्टिव तो ये है पर मीडिएटेड नहीं है। क्यों नहीं है? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, कुछ भी कॉमन नहीं है। कोई एक चीज तो कॉमन होनी चाहिए थी। टोटल टर्म्स मेरे पास में 3 ही होती है, मिडिल टर्म, माइनर टर्म, मेजर टर्म। अब आपने ये फोर्थ कौन सी लगा दी? तो ये क्या है मैम? ये स्ट्रक्चर की गड़बड़ी है और इस टाइप के स्ट्रक्चर की गड़बड़ी को अपन क्या बोलते हैं? फैलेसी ऑफ 4 टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैलेसी ऑफ 4 टर्म बोलते हैं। हो गया याद? खत्म किस्सा। फैलेसी ऑफ 4 टर्म कैसे पहचानते हैं? पहचान लिया है मैडम। फैलेसी ऑफ 4 टर्म आज के बाद भूलेंगे नहीं। सीधा सब बात है मैम। 3 ही टर्म्स आती थी, मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडिल टर्म। अब यहां पर 4 आ गई, हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हटाओ। फैलेसी है, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है, देखो एक और चीज बताओ। पावर टेंड्स टू करप्ट, नॉलेज इज पावर, नॉलेज टेंड्स टू करप्ट। अब देखो यहां पर क्या सिनेरियो है, ये भी तो एक आर्ग्यूमेंट है ना, पीपीसी है ना, बस देयरफॉर नहीं लिखा है। ये पी, ये भी पी और ये भी सी, आर्ग्यूमेंट है। पावर टेंड्स टू करप्ट, नॉलेज इज पावर। मैम पावर कॉमन, अरे वाह, ये जी पावर, ये जी पावर, पावर कॉमन हो गए, मिडिल टर्म हो गए। अब मुझे बताओ मेजर टर्म और माइनर टर्म निकालना आता है क्या? मैम बिल्कुल आता है। जो प्रेडिकेट है वो मेजर टर्म कंक्लूजन का और जो सब्जेक्ट है वो आप लोगों का माइनर टर्म। अच्छा मुझे बताइए कि क्या हम मेजर प्रेमाइस निकालना सीख गए हैं? मेजर प्रेमाइस निकालना, जिसमें मेजर टर्म वो मेजर प्रेमाइस, जिसमें माइनर टर्म वो माइनर प्रेमाइस। यहां पर अगर आप लोग नोटिस करें तो यहां पर मैम ये जो पावर शब्द का इस्तेमाल किया गया है ना, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। वो पावर सत्ता के लिए यूज किया गया है, पावर अलग टर्म्स में यूज किया गया है मैम। यहां पर
ये पावर अलग वाली पावर है, वो कुर्सी की ताकत है ना, सरकार की ताकत वाला ताकत है, सत्ता वाला ताकत है। और ये नॉलेज इज पावर, ये शक्ति वाला पावर है। दोनों शब्दों के अंदर क्या है, अंतर है, दोनों शब्दों के अंदर। तो ये क्या है, ये एम्बिगियस टर्म होता है। एम्बिगियस टर्म का मतलब होता है जो टर्म्स के कंफ्यूजन होता है। अब यहां पर एक ही शब्द के दो मतलब निकल रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ एम्बिगियस टर्म। अस्पष्ट है ये कि यार ये अलग पावर है, ये अलग पावर है। समझ गए? तो वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। समझ गए ना, दोनों पावर का मतलब अलग निकल रहा है यहां पर। अब अगर मैं बात करूं कि क्या इससे कोई फर्क पड़ता है मैम, पड़ता है। ये भी फैलेसी ऑफ फोर टर्म है, पड़ता है, फैलेसी ऑफ फोर टर्म है। क्यों? वो पावर अलग पावर है, ये पावर अलग पावर है। तो भैया देख लेना, अगर टिपिकल क्वेश्चन बनेगा तो इस तरीके का डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो एक बार चेक जरूर कर लेना आंसर टिक करने से पहले कि पावर तो सेम है, मिडिल टर्म हो गया ना, वो पावर अलग है, ये पावर अलग है, तो वो भी आपकी फैलेसी ऑफ फोर टर्म ही काउंट होगा। आगे बढ़े, अगले प्रश्न पे आ जाए। अगला प्रश्न जो है वो आप सभी लोगों के लिए आता है कि जो आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है उसका रूल आप लोगों को समझना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन के रूल का भी चार्ट बना देते हैं आप लोगों के लिए, याद तो कर ही लोगे। अब देखो सीन ऐसा है, हमारे पास में कुछ टर्म्स होती है जैसे कि ऑल, जैसे कि नो, जैसे कि नन, जैसे कि ईच, जैसे कि एवरी, और जैसे कि नॉट, जैसे कि डिड नॉट, या इनके कोई भी सिनोनिम। सही है, ये जो आपके सिनोनिम आ रहे हैं, ये सारे के सारे अगर आपके किसी भी टर्म से पहले लिखे हों तो उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं। अगर ये सारी की सारी टर्म्स आपके किसी भी टर्म के पहले लिखी हो तो उन सभी टर्म्स को हम लोग बोलते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड। ये ट्रिक है, ये पहचानना है। पर इसमें भी कुछ टर्म बहुत खास है, जैसे कि नो टर्म, जैसे कि नन टर्म। क्यों खास है? क्योंकि ये जो है ये हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी संग लेके डूबेंगे वाला सिनेरियो होता है। अगर आप सभी लोगों का सामने ऐसा स्टेटमेंट लिखा है ना कि नो डॉग इज ह्यूमन, है ना, ऐसा लिखा है, मैंने क्या बोला, जिस टर्म के आगे लिखा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये डॉग के पहले लिखा है तो डॉग डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा मैम, समझ में आया ना? जिस भी टर्म के आगे लिखा है, पहले लिखा है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डॉग तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। पर ये नो, मैंने क्या बोला, नो या फिर नन, ये कैसे होते हैं? हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी संग लेके डूबेंगे। सब्जेक्ट को तो डुबाया ही डुबाया, प्रेडिकेट को भी डुबा दिया, यानी कि डॉग भी डिस्ट्रीब्यूटेड और ह्यूमन भी डिस्ट्रीब्यूटेड। समझे क्या? देखो अक्षता पोल के जो हैं उनका बहुत ही प्यारा सा डाउट आया मैम कि अगर कोई भी क्वांटिफायर कभी भी किसी प्रीमाइस के आगे नहीं लिखा हो तब क्या करें? तब उसे आप ऑल की कैटेगरी में लेके जाएंगे। किसी भी नाउन के आगे हम ऑल ही मानते हैं। अरे समझ गए ना, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी संग लेके डूबेंगे। ये नो और नन दोनों की नैया पार लगाता है, दोनों का सीधा कबाड़ा। याद रखोगे ना, एग्जाम में बहुत काम आएगी ये ट्रिक। जिस भी टर्म के आगे, चाहे मेजर टर्म हो, माइनर टर्म हो, मिडिल टर्म हो, जिसके भी आगे ऑल हो, नो हो, नन हो, ईच हो, एवरी हो, नॉट हो, डिड नॉट हो, है ना, डिडेंट हो, आरंट हो, कुल मिला के इनका नाम हो या इनसे रिलेटेड जो भी सिनोनिम्स आपके दिमाग में आते हैं वो कोई भी लगे हो तो सब के सब डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। खास तौर पे नो और नन, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी संग लेके डूबेंगे, इनको बहुत दोस्ती आ रही है जीवन में। अब देखो सीन ऐसा है, जो आपकी नेक्स्ट फैलेसी में आपको पढ़ा रही हूं वो आपकी फैलेसी होती है कि अगर आप सभी लोगों का जो मिडिल टर्म है,
मिडिल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? सबसे पहली बात तो कॉमन होता है। मीडिएटेड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का मेन हीरो कौन है? पूरी पिक्चर का, फॉर्मल फैलेसी का मेन हीरो कौन होता है? मिडिल टर्म। वो जो मिडिल टर्म है ना, उसका ये मर्जी है कि मैं दोनों में से किसी एक प्रेमाइस के अंदर तो डिस्ट्रीब्यूटेड होऊंगा, अगर नहीं हुआ तो मैं नहीं खेल रहा। ये वाला सीन होता है इसका। अब हीरो है तो भैया सारी फरमाइशें पूरी करनी पड़ेगी, चाहे हीरो बेकार ही एक्टिंग करे, बट हीरो तो हीरो होता है। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिएगा, आपकी मिडिल टर्म ढूंढिए। मिडिल टर्म है फिश। देखो, ऑल शार्क्स आर फिश, ऑल सैल्मन आर फिश, ऑल सैल्मन आर शार्क्स। इस सिस्टम के अंदर फिश आप लोगों की मिडिल टर्म, सैल्मन आप लोगों की माइनर टर्म और शार्क आप लोगों की मेजर टर्म। सभी लोग अग्री करते हैं? बिल्कुल अग्री करते हैं। बोलो भक्तजनों, जी हाँ अग्री करते हैं। आगे बोलेंगे मैम कि ये आप लोगों का मेजर प्रीमाइस, ये आप लोगों का माइनर प्रीमाइस, ये आप लोगों का कंक्लूजन। मैम सीन ऐसा है, ये जो फिश है ना, फिश, ये है मिडिल टर्म। यहां तक तो ठीक था। आगे गड़बड़ क्या है? आगे गड़बड़ ये है कि इनके आगे क्या लिखा है, इसके पहले क्या लिखा है, इसके पहले आर लिखा है, इसके भी पहले आर लिखा है। यानी कुल मिला के ना तो इनके आगे ऑल लिखा है, ना इनके आगे नो लिखा है, ना इनके आगे नन लिखा है, ना इनके आगे नॉट लिखा है, ना ईच लिखा है, ना एवरी लिखा है, ना डिड नॉट लिखा है, ना आरंट लिखा है। कुल मिला के ये दोनों ना तो मेजर प्रेमाइस में ना ही माइनर प्रेमाइस में आप लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं। यानी कि यहां पर जो मिडिल टर्म है वो क्या नहीं है? डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दोनों में से किसी भी प्रेमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर ऐसा होता है तो फॉर्मल फैलेसी आती है जिसका नाम होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म फैलेसी। समझ गए? अनडिस्ट्रीब्यूटेड, वेरी गुड आसिमा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म फैलेसी इसे हम लोग मैम बोलेंगे। क्यों बोलेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड? क्योंकि नहीं है अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा मुझे एक बात बताना, क्या यहां पर मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है? देखिए मैम, आप लोगों का मेजर टर्म शार्क है और शार्क के आगे ऑल लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैम माइनर टर्म सैल्मन है और सैल्मन के आगे ऑल लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ गए? मैं आपको सिलॉजिज्म कभी पढ़ाऊंगी, या फिर अगर आप सभी लोगों ने पढ़ा हो लॉजिकल रीजनिंग, अभी पिछले महीने ही पेड पे खत्म किया है, तो सिलॉजिज्म वाले टॉपिक में मैंने वेन डायग्राम बना के आपको समझाया था। वहां से ये डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है। ऑल्दो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जो मैं ट्रिक सिखा रही हूँ लास्ट मिनट के लिए वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखिएगा। ऑल, नो, नन, ईच, एवरी, नॉट, ऐसे टर्म्स एज प्रीफिक्स लगते हैं किसी भी टर्म के आगे, वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये सेकंड टाइप की फैलेसी कौन सी हुई? अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म फैलेसी हो गई है। आगे देखें, नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट आप लोगों की होती है इलिसिट टाइप ऑफ फैलेसी। मैंने लास्ट टाइम भी जब ये पढ़ाया था ना, तो आपको बताया था ये मेरी फेवरेट टाइप ऑफ फैलेसी है। इलिसिट नाम से अच्छी लगती है, बड़ा मजा आता है ना? नाम से आता है मेरे को मजा बड़ा इसका। इलिसिट टर्म आप लोगों की यहाँ पर गिवन है। अब देखो ये इलिसिट क्या है जी, आइए जी देखो, इलिसिट जो होता है ना वो भी डिस्ट्रीब्यूशन खेलता है। इलिसिट जो है वो आपकी एक डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने वाली फैलेसी है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये दो तरीके से चेक करती है। एक ये चेक करती है मैम मेजर टर्म की, और एक ये चेक करती है मैम माइनर टर्म की। अब आप सभी लोग जानते हैं कि मेजर टर्म और माइनर टर्म कहां से पहचाना जाता है? कोई मुझे बता सकता है क्या? मैम मेजर टर्म और माइनर टर्म दोनों के दोनों को पहचानने के लिए हमको कंक्लूजन भैया के पास जाना पड़ता है। किनके पास में? कंक्लूजन भैया जी के पास में जाना पड़ता है। कंक्लूजन के अंदर मेजर टर्म भी लिखी है, माइनर टर्म भी लिखी है। अब देखो ये क्या कहता है, ये बोलता है कि मैं मैचिंग खेलूंगा। अगर कंक्लूजन के अंदर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। समझ गए? मैचिंग खेलेगा। मैं अगर कोई भी टर्म हो, चाहे मेजर टर्म हो चाहे माइनर टर्म हो, अगर वो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होनी होगी। अगर नहीं है तो कौन आ जाएगा? इलिसिट भैया आ जाएंगे, और इलिसिट भैया बोलेंगे कि मैं नहीं खेल रहा, बड़े चिड़ मचेगी इनको। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मेजर टर्म कंक्लूजन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड थी,
सही है, पर प्रेमाइस कौन सा प्रेमाइस में होगा मैम? मेजर प्रेमाइस में ही होगी, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो मेजर प्रेमाइस के अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, तो कौन सी टाइप की फैलेसी? इलिसिट मेजर टाइप की फैलेसी। अगर कंक्लूजन के अंदर आपका माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड और माइनर प्रेमाइस के अंदर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो कौन आएगा? इलिसिट माइनर फैलेसी आ जाएगी। एग्जाम्पल भी देख लो। मैं सबसे पहले कंक्लूजन के पास जाऊंगी और उसको बोलूंगी कि भाई साहब थोड़ा बताइए जी, बता देंगे भाई साहब, कहेंगे हम माइनर टर्म है, कहेंगे हम मेजर टर्म है। सही है मैम, ये लिखा है सम, हटाओ भैया, केस ही नहीं है, इलिसिट माइनर तो हो ही नहीं सकता। मैम ये लिखा है नॉट, अच्छा जी नॉट लिखा है मतलब मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मेजर प्रेमाइस के पास पहुंचो। मेजर प्रेमाइस के अंदर ऑल हॉर्सेस लिखा है, तो हॉर्सेस तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। आर एनिमल्स लिखा है, यानी कि एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नहीं है, तो राम राम, राम राम मतलब इलिसिट मेजर। क्यों? कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड था पर प्रेमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अच्छा, मेरा अभी आप लोगों से अभी आप सभी लोगों से एक छोटा सा सवाल है। अगर मैं इस ऑल को काटा लगा दूं और ऑल की जगह लिख दूं नो, अब क्या ख्याल है? क्या ख्याल है आपका इस के बारे में? थोड़ा अपना विचार व्यक्त करें सभी लोग और जरा बताएं मुझे, अब क्या ख्याल है? क्या अब इलिसिट मेजर आएगा कि नहीं आएगा? सही सही बताना, नहीं तो बहुत पिटाई लगाऊंगी। बोलो जी। देखिए मैम, नो ने क्या गाना गाया था, याद दिलाना। नो ने कौन सा गाना गाया था? मैम नो ने गाना ये गाया था कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी संग लेके डूबेंगे। हम तो डूबेंगे मतलब जिसके पहले लिखा है वो तो डूबा, उसके बाद वाला भी डूबेगा। नो पूरे पूरे को डिस्ट्रीब्यूट करता है, सब्जेक्ट टर्म को भी और प्रेडिकेट टर्म को भी, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जब दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो एनिमल भी डिस्ट्रीब्यूटेड, इधर भी डिस्ट्रीब्यूट, इधर भी डिस्ट्रीब्यूट, मैचिंग मैचिंग खेल लिया। जब मैचिंग मैचिंग खेल लिया तो इलिसिट भैया नहीं आएंगे। इलिसिट भैया कब आते हैं? जब मैचिंग मैचिंग नहीं खेल पाते हैं, है ना। इलिसिट भैया के बचपन का फेवरेट गेम था मैचिंग मैचिंग। सही है, आगे चलूं। इलिसिट हो गया, इलिसिट मेजर हो गया, इलिसिट माइनर हो गया, किसी को कोई दिक्कत? देखो ऑल एनिमल्स, यहाँ पर एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, एनिमल सब्जेक्ट है कंक्लूजन का, यानी कि ये क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, माइनर टर्म। अब यहाँ पर माइनर प्रेमाइस में जाके देखिएगा, एनिमल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, होना चाहिए था, नहीं है, यानी कि इलिसिट माइनर टाइप की फैलेसी आ गई है। एक्सक्लूसिव फैलेसी क्या कहती है कि अगर आप सभी लोगों के पीपीसी के अंदर जो आपके प्रेमाइसेस हैं, दोनों के दोनों प्रेमाइसेस कैसे हैं? नेगेटिव हैं। जैसे यहाँ देखो नो लिखा है, नेगेशन है, यहाँ भी क्या लिखा है? नॉट लिखा है, यानी कि नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। जब दोनों के दोनों प्रेमाइसेस आपके नेगेटिव हैं तो आप जो है वो कंक्लूजन के अंदर क्या बात करोगे कि कंक्लूजन हो ही नहीं सकता, कंक्लूजन हो ही नहीं सकता। आप कभी भी किसी भी दो नेगेटिव प्रेमाइसेस से कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अगर निकल रहा है जबरदस्ती तो एक्सक्लूसिव प्रेमाइस फैलेसी आ जाती है। क्या आ जाती है? एक्सक्लूसिव प्रेमाइस फैलेसी आ जाती है। दिस क्वेश्चन आई सी इन नेट एग्जाम, हाँ बिल्कुल है ये। सी नो टू negative premises can draw any conclusion ever in argumentation। ठीक है जी, अगर कभी भी दो नेगेटिव प्रेमाइस आ जाए तो हमेशा याद रखना कि एक्सक्लूसिव प्रेमाइस फैलेसी होगी। ठीक है जी, आगे चलें। नेक्स्ट रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये कहता है कि दोनों में से कोई सा भी प्रेमाइस अगर नेगेटिव है तो जो आपका कंक्लूजन है वह भी नेगेटिव होना चाहिए। ये भी है, एक्सटेंडेड वर्जन है किसका? एक्सक्लूसिव प्रेमाइस का। अगर दो में से एक प्रेमाइस नेगेटिव है, यहां तो मैं दोनों की बात कर रही थी, पर दोनों में से अगर एक नेगेटिव है तो जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव ही आना चाहिए। मैम क्या आना चाहिए? नेगेटिव ही आना चाहिए। आइदर ऑफ द प्रेमाइस ऑफ अ वैलिड
कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इज नेगेटिव, द कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। जैसे कि देखो ऑल क्रोज आर बर्ड्स लिखा है, सम वुल्व्स आर नॉट क्रोज लिखा है, दोनों में से कौन सा नेगेटिव है? नीचे वाला नेगेटिव है, ऊपर वाला अफर्मेटिव है। पर जो आप लोगों का यहाँ पर कंक्लूजन निकलेगा वो कैसा होना चाहिए था? नेगेटिव होना चाहिए था। है क्या? पॉजिटिव, यानी कि फॉर्मल फैलेसी। कौन से टाइप की फैलेसी? यही लिखा होगा, अफर्मेटिव कंक्लूजन टाइप की फैलेसी। ठीक है जी, आइदर ऑफ द प्रेमाइस, दोनों में से कोई सा भी एक प्रेमाइस नेगेटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन आएगा, अगर नहीं है तो अफर्मेटिव कंक्लूजन फैलेसी आप लोगों की आ जाएगी। नेक्स्ट आप लोगों का जो रूल है वो देखिए क्या कहता है, वो कहता है एग्जिस्टेंशियल फैलेसी के बारे में। अभी तो मैं एक्सक्लूसिव प्रेमाइस पढ़ा रही थी, अब एग्जिस्टेंशियल फैलेसी पढ़ा रही हूं। एग्जिस्टेंशियल फैलेसी जो होता है वो एग्जिस्टेंस के ऊपर बात करता है। ये बात करता है कि अगर आपके पास में दो यूनिवर्सल प्रेमाइसेस हैं, क्या कह रहे हैं? अगर आपके पास में दो यूनिवर्सल प्रेमाइस हैं तो आप उससे पर्टिकुलर केस को नहीं कंक्लूड कर सकते। ये कहता है आपका एक्सक्लूसिव प्रेमाइस फैलेसी। सही है, कोई भी पर्टिकुलर प्रपोजिशंस हम नहीं कंक्लूड कर सकते दो प्रॉपर यूनिवर्सल प्रेमाइसेस से। ऑल है, आप उससे सम या सम नॉट नहीं निकाल सकते। अगर निकाल रहे हो तो एग्जिस्टेंशियल फैलेसी आ जाएगी। क्या बोला मैंने? एग्जिस्टेंस के ऊपर बात करती है। भाई जब दोनों प्रेमाइस आपके यूनिवर्सल है तो आप पर्टिकुलर केस को कैसे जनरलाइज कर रहे हो, कंक्लूड कर रहे हो? ये भी अलाउड नहीं है।